अलग अलग कैलिबर के होते हैं, लेकिन जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है वो है GBU-57, जिसे आमतौर पर स्पिरिट स्टील द बॉम्ब में दिया जाता है। बम के बड़े साइज और वजन के कारण एयरक्राफ्ट अपने बॉम्ब बे कंपार्टमेंट में इनमें से सिर्फ 2 ही ले जा सकता है। हालांकि इसमें थरस्टर नहीं है, लेकिन इसमें 4 एक्टिव लैटिस फिन और एक प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम है, जो मिलिट्री ग्रेड GPS का इस्तेमाल करके इसे अपने टारगेट तक सटीक रूप से ग्लाइड करने में मदद करता है। इसे खास तौर पर डिज़ाइन किए गए हाई परफॉर्मेंस स्टील एलॉय से बनाया गया है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने पर अपने वजन का इस्तेमाल करके 200 फीट तक की ज़मीन या कंक्रीट को भेद सकता है। हम आगे के वीडियो में बड़े ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर और मदर ऑफ ऑल बम के बीच के अंतर को भी देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। अलग अलग बंकर बस्टर बमों की भेदन क्षमता के बारे में आपको बताने के लिए आइए कुछ उदाहरणों की तुलना करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लू 109 है, जिसे ब्लू भी कहा जाता है, और ये 2000 पाउंड का बम है। 1970 के दशक में विकसित ये हथियार लगभग 1.8 मीटर या लगभग 5 फीट की प्रबलित कंक्रीट को भेदने में सक्षम है। इसके बाद हम GBU-28 की ओर बढ़ते हैं, जिसके सामने एक लेजर गाइडेड सिस्टम लगा है। ये बम लगभग 6 मीटर की गहराई तक भेद सकता है, जो लगभग 20 फीट के बराबर है, जो 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। हालांकि इनमें से कोई भी GBU-57 की विशाल क्षमताओं की तुलना नहीं करता है, जिसे विशाल अध्यादेश भेदक के रूप में भी जाना जाता है। ये जमीन में 60 मीटर से अधिक या लगभग 200 फीट तक घुस सकता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ये गहराई फर्श की ऊंचाई के आधार पर 20 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। ये उदाहरण इन विशेष हथियारों के बीच प्रवेश स्तरों में महत्वपूर्ण प्रगति और अंतर को प्रदर्शित करते हैं। इस हथियार के सामने एक आम इंसान को रखकर देखते हैं। इसकी लंबाई 20.5 फीट है। ये हथियार स्थिरता और सटीकता के लिए बहुत जरूरी है। इसका व्यास 31.5 इंच है और इसका वजन 30,000 पाउंड, करीब 14,000 किलोग्राम है। यह अपने भारी वजन का इस्तेमाल गहरी पैड बनाने के लिए जरूरी गतिक ऊर्जा पैदा करने में करता है। इसका भारी और छोटा डिजाइन इसे 200 फीट से ज्यादा गहरे कंक्रीट को भेदने में सक्षम बनाता है। ये दुनिया के सबसे असरदार बंकर ब्लास्टिंग हथियारों में से एक है। आइए इस हथियार के हिस्सों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे अहम हिस्सा है इसकी बॉडी केसिंग, जो कि सख्त फेरोफ मिश्र धातु से बनी है। दिलचस्प बात यह है कि बम के कुल वजन का 80% से ज़्यादा हिस्सा बॉडी का होता है। इस कवर के अंदर आपको ये हिस्से मिलेंगे। सामने की तरफ नोज फ्यूज वेल है। ये सभी एक फ्यूज कंड्यूट से जुड़े हुए हैं। इस रॉड के अंदर 5000 पाउंड का विस्फोटक भरा वॉरहेड है, जिसका वजन लगभग 2267 किलोग्राम है। यह नाली एक टेल फ्यूज से जुड़ती है, जो मुख्य डेटोनेटर है और विलंबित कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है। पीछे की ओर बढ़ते हुए टेल के अंदर स्थित हम इसकी मार्गदर्शन प्रणाली की जटिलताओं की खोज करते हैं। यहाँ जड़त्वीय मार्गदर्शन किट एक सैन्य ग्रेड वैश्विक स्थिति इकाई के साथ सहजता से सहयोग करता है, जिससे अपने इच्छित लक्ष्य तक सटीक नेविगेशन सुनिश्चित होता है। इन घटकों के साथ एक अडेप्टर रिंग है, जो डेटा संचारित करने के लिए महत्वपूर्ण टेलीमेट्री एंटीना के लगाव की सुविधा देता है। साथ ही एन्क्रिप्शन कुंजी बैटरी, जो संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखती है। इसकी संरचना में गहराई से जाने पर हम सिस्टम को शक्ति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण थर्मल बैटरियों और मिसाइल को उसके उद्देश्य की ओर निर्देशित करने में सहायता के लिए रणनीतिक रूप से तैनात मिश्रित पंखों को देखते हैं। आंतरिक गियर द्वारा सावधानीपूर्वक नियंत्रित ये पंख सटीकता के साथ पैंतरेबाजी करते हैं, प्रक्षेपवक्र को सटीक रूप से समायोजित करने के लिए आदेशों का जवाब देते हैं। आइए देखते हैं कि यह छोटा बंकर बस्टर कैसे काम करता है। इसके आगे एक लेजर सेंसर है और उसके पीछे एडजस्ट होने वाले फिन हैं। बीच में एक वॉरहेड है जिसका वजन लगभग 650 पाउंड है और इसमें ट्राइटोनल एक्सप्लोसिव है। यह 80% TNT और 20% एल्यूमिनियम पाउडर का मिश्रण है। अंत में पीछे की तरफ रिट्रैक्टेबल फिन है। इसके आकार को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी तुलना एक व्यक्ति से करना मददगार हो सकता है। इसके आवरण की लंबाई लगभग 19 फीट है, जो लगभग 5 मीटर के बराबर है। ये सेक्शन एक आर्टिलरी बैरल से बना है, जो बहुत मजबूत है, और इसका व्यास 14.5 इंच है, जो लगभग 37 सेमी के बराबर है, जिससे यह अपेक्षाकृत पतला है। उन्होंने जानबूझकर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा बनाया है। इसका मतलब है कि बम बंकरों या इमारतों में घुसते समय मिट्टी या कंक्रीट से कम सामग्री को विस्थापित करता है। छोटे क्रॉस सेक्शन के कारण यह इमारतों में गहराई तक प्रवेश कर सकता है और स्टील और कंक्रीट से बच सकता है। मॉप और उसकी लागत पर वापस आते हैं।
GBU-57 की विकास लागत $400 से $500 मिलियन के बीच आंकी गई है और इसकी उत्पादन कीमत प्रति यूनिट लगभग $3 और 50 सेंट मिलियन है। वहीं GBU-28 जो कि 4000 पाउंड का बम है, उसकी कीमत लगभग $1 लाख से $1,50,000 प्रति यूनिट है। जबकि BLU-109 की प्रति यूनिट लागत प्रत्येक JDAM किट के लिए लगभग $25,000 से $84,000 है। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। पहला चरण, बम को तैनात करने का प्लेटफॉर्म। जैसा कि पहले बताया गया है, B-2 स्टील्थ बॉम्बर बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है। जब विमान निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है और परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो वह हथियार छोड़ता है। बम को सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है और तैनाती की ऊंचाई इसके प्रक्षेपवक्र और प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर दूसरा चरण लक्ष्य सटीकता का आता है। बम में GPS और जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम सहित उन्नत मार्गदर्शन तकनीक लगी है जो सैन्य श्रेणी के उपग्रह हैं। इसके बाद तीसरा चरण आता है जो प्रक्षेप पथ को समायोजित करना है। इसके बाद मार्गदर्शन संबंधी जानकारी और डेटा को बम के पीछे स्थित 4 जालीदार मोटर फिन तक प्रेषित किया जाता है। ये फिन वास्तविक समय में घूम और समायोजित हो सकते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बम नीचे उतरते समय अपने मार्ग को सही कर सकता है। ये समायोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हथियार में प्रक्षेप पथ बदलने के लिए थ्रस्टर नहीं होते हैं। इसके बजाय यह अपने उड़ान पथ को नियंत्रित करने के लिए इन फिन की गति और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यही कारण है कि बम को बहुत ऊंचाई से तैनात किया जाना चाहिए ताकि उसके पास अपने प्रक्षेप पथ को सही ढंग से समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय और दूरी हो। यहाँ सबसे कठिन भाग आता है जो चरण 4 प्रभाव और भेदन है। विशाल अध्यादेश भेदक के रूप में जाना जाने वाला बम लगभग 30,000 पाउंड यानी लगभग 14,000 किलोग्राम का होता है। जब यह अपने लक्ष्य पर पहुंचता है तो बंकरों जैसी कठोर संरचनाओं में गहराई तक घुसने के लिए डिजाइन की गई अत्यधिक शक्ति के साथ हमला करता है। बम के टकराने पर उत्पन्न ऊर्जा उसे 200 फीट से भी ज्यादा गहराई तक कंक्रीट में गाड़ देती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वह अपने पेलोड को सही जगह पर पहुंचाए ताकि उसका अधिकतम प्रभाव हो सके। अंत में 5वें चरण में हथियार को सक्रिय करना शामिल है। इसमें 2 SDB फ्यूज लगाए गए थे। बैकअप के लिए डबल फ्यूज की जरूरत होती है। पहला G सेंसिंग के लिए है और दूसरा टाइम डिले फ्यूज है। बम को फिर से डिजाइन करना इसलिए जरूरी था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बम कठोर पदार्थों की परतों के नीचे दबी जगहों पर भी हमला कर सके। इस कारण से फ्यूज को बम के पीछे लगाया जाता है ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे। टाइम डिले या G सेंसिंग फ्यूज अपनी